द चैप्टर दैट रिगार्डिंग द नेशनल मूवमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग कैसे हुई। वी वर कंट्रोल्ड बाय द फॉरेनर्स फॉर मैनी ईयर्स, अर्लियर by the Mughal dynasty, then by the Britishers, and basically time period we will cover in this chapter is 1870 to 1947 when we got independence. तो हमने जो भी इसमें पढ़ना है वो 1870 के बाद का टाइम पीरियड है और 1947 तक का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव, यानी कि इससे पहले हमने क्या कवर किया है, इट मीन्स वो हमने सारा 1870 से पहले का टाइम पीरियड पढ़ा है। तो बिल्कुल शॉर्ट में हमने पहले क्या कवर किया उसके थोड़े से ग्लिम्स हैं इसमें, ठीक है। लाइक ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स। आपने इससे पहले क्या समझा इस क्लास में, जब आपने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो आपको ये क्लियर हुआ कि ब्रिटिश कंक्वेस्ट, कि ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज को कैसे कंट्रोल किया, क्या उनकी पॉलिसीज थी। बहुत सी पॉलिसीज में आपको अगर पॉलिसीज अब याद होंगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, है ना, ऐसी पॉलिसीज, टेक ओवर कर लिया, किंगडम्स को टेक ओवर कर लिया। देन जब उन्होंने इन किंगडम्स को टेक ओवर किया तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत से लॉज बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, और जिससे जब चेंज होता है तो लोगों की लाइफ में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मोस्टली हमारी कंट्री में किन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, फार्मर्स के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर। और साथ ही हमने इस बुक में ये भी पढ़ा कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए, एजुकेशनल चेंजेस किए। फिर विमेन की कंडीशंस या हमारी कंट्री में जो बैड इवल्स थी, उन बैड इवल्स को कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने नए लॉज बनाकर मॉडिफाई किया। फिर कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए, हमने ये पढ़ा कि हमारी कंट्री में कास्ट सिस्टम, उसमें क्या चेंज आए। सोशल रिफॉर्मर्स, रिलीजियस रिफॉर्मर्स, वो हमारी कंट्री में क्या क्या चेंजेस लेकर आए, ठीक है। ब्रिटिशर्स के साथ कैसे उन्होंने हेल्प की और किस तरह से हमारी कंट्री में पुरानी जो ट्रेडिशंस थे उनको चेंज किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह। देन फिर उसके बाद इवन आपने ये भी पढ़ा था रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट क्या पड़ा, उसके बाद किस तरह से हमारी कंट्री जो है वो नेक्स्ट जो है वो एक फेज के लिए तैयार हुई। देन हमारी कंट्री में फिर आपने ये भी पढ़ा कि बिजनेस, ब्रिटिशर्स के आने से बिजनेस का क्या लॉस हुआ, है ना। ये हमने वीवर्स, आयरन स्मिथ जो है वो सारा उसमें पढ़ा था कि क्राफ्ट है या इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखा जाए तो ऑल द यू कैन से फैक्ट्स वर, सम वर पॉजिटिव एंड सम वर नेगेटिव। कहीं ना कहीं एक हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारी कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग्स भी थी और एक कर्स थी। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है बहुत से चेंजेस भी किए, एंड कर्स का मतलब होता है कि मैनी पीपल दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ, बहुत से लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन हुई एंड बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस की, ठीक है। तो सम पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड। तो अब हमने इसमें ये पढ़ना है कि जब भी किसी कंट्री में फॉरेन रूल होता है ना तो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इंडियंस वर डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर नॉट सेटिस्फाइड, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है कि हम फेवर में नहीं है, हम सेटिस्फाई नहीं विद, यानी कि पुराने टाइम पीरियड में लोग ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट क्यों थे। सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड। तो अलग अलग ग्रुप जो थे, क्लासेस डिससेटिस्फाई क्यों थे और कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकालने के लिए या ब्रिटिशर्स के रूल्स को अपोज करने के लिए कैसे अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। इसके बाद फिर वी विल स्टार्ट एमरजेंस। एमरजेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। एमरजेंस मीन्स किसी भी मूवमेंट की स्टार्टिंग या नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री जो पहले अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इनको डिवाइड एंड रूल के द्वारा अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ था, बट हमारी कंट्री का नेशन, नेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जिसमें आप लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर देते हैं। एक ऐसी फीलिंग जिसमें एक पर्सन अपनी फैमिली से ज्यादा अपनी कंट्री को अपना मानता है और वो अपनी फैमिली से बढ़कर अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर देता है, इतना कर देता है कि वो अपनी लाइफ तक अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। ऐसी फीलिंग जब किसी पर्सन में आती है तो ये फीलिंग को क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति। और यही फीलिंग आगे जाकर आपके मन में क्या लेकर आती है, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। और यही फीलिंग, अगर ये फीलिंग सब में होती है तो ऑब्वियसली वो कंट्री क्या बन जाती है, नेशन। एक ऐसी कंट्री जिसमें लोगों की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है, कॉमन कल्चर होता है और लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर देते हैं। एमरजेंसी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई हमारी कंट्री में। तो टाइम पीरियड हमने क्या लिया है, 1870
up to 1947. ठीक है, तो इंडिया वाज अ कंट्री in which various kinds of religions, communities and sections were living. तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, अलग अलग कल्चर था लोगों का, मतलब जो है वो आउटफिट अलग है, फूड अलग अलग स्टेट्स का अलग था, बट स्टिल हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब लोग डाइवर्स होते हुए भी यूनाइट हुए। जब तक लोग किसी कंट्री में लोग इकट्ठे नहीं होते ना, तब तक वो लोग मूवमेंट नहीं करते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड का मतलब होता है, डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या होता है कि लोगों को डिवाइड करो और रूल करो, जिसके कारण लोग अभी इकट्ठे नहीं हुए, और अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपनी वॉइस रेज नहीं करेंगे रिगार्डिंग द रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर? देन कॉन्शियसनेस, हमारा इनर कॉन्शियस तब जागता है जब हमारे साथ कुछ होता है। सपोज अगर किसी फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ, ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा गलत किया, तो लोग धीरे 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 क्या होता है, उनका इनर कॉन्शियस, जो उनकी इनर फीलिंग होती है, वो जो है वो एकदम से बाहर आती है, और वो लोग अपनी कंट्री, अपनी फैमिली, अपने लोगों को बचाने के लिए फिर धीरे धीरे एफर्ट्स करते हैं। दिस कॉन्शियसनेस बिगिन, तो मतलब ये कहाँ कब से स्टार्ट हुई? टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो कहीं ना कहीं इसमें इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हमारी कंट्री के बहुत से लीडर्स या फाइटर्स, पॉलिटिकल फाइटर्स जो थे, जो अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के राइट्स के लिए जो है वो फाइट करते थे, उनका भी इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। और बेसिकली रिवोल्ट तो है ही है, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे हम कहते हैं फर्स्ट, जो मतलब माना जाता है रिवोल्ट, उसका फर्स्ट सोल्जर मंगल पांडे, जो मंगल पांडे जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो माने जाते हैं कि रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई एंड ही वाज गिवन पनिशमेंट, है ना। देन इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता गया, वैसे वैसे हमारी कंट्री में लोग जो है वो एजुकेटेड होते गए। लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशन को पढ़ा, वेस्टर्न कल्चर को पढ़ा, और उन्होंने कंपेयर किया कि वेस्टर्न कल्चर के कंपैरिजन में हमारा जो कल्चर है वो बहुत जो है वो पीछे रह गया। पीछे रह गया का मतलब क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री में प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, और हमारी कंट्री में फॉरेन रूल के कारण जो है वो लोग प्रॉपरली वर्ल्ड में जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं compete कर पाए। तो इसलिए धीरे धीरे हमारी कंट्री में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन ऑर्गेनाइजेशंस के नेम याद करना। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक मतलब, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक, सार्व मतलब सबकी, जनिक मतलब जन, है ना, सब लोगों की। पूना सार्वजनिक सभा, ऐसी सभा जो सब लोगों के लिए बनी, जो नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आए लोग अपने मन में, लीडर्स थे जो लोगों के लिए एफर्ट्स करते थे। देन इंडियन एसोसिएशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा, ये पर्टिकुलर कोई कास्ट की नहीं थी, बल्कि ये मतलब लीडर्स थे जो अपने इंडिया के कल्चर को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वैसे तो एक मतलब आज के टाइम में एक पार्टी है, लेकिन ये बनी कब थी? 1885, ब्रिटिशर से भी पहले की पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के नेम सबसे पहले याद करो, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट थे, इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग जो है उसको इमर्ज करने का, ठीक है। देन पूर्णा सार्वजनिक सभा, मैंने अभी आपको बताया इसका लिटरल मीनिंग क्या है। सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है ऑफ ऑल द पीपल, सार्व ऑल मतलब जनिक मतलब पीपल, ठीक है। इसके बाद गोल्स, इनके जो गोल्स थे वो सारे कॉमन, कॉमन का मतलब होता है यानी कि किस तरह से इंडिया के अगेंस्ट जो एक्सप्लॉटेशन हो रहा था, कैसे उस एक्सप्लॉटेशन से इंडियंस को फ्री करवाया जाए। देन इसके अलावा इनका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन इनका ये मानना था कि इंडियंस शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, इंडियंस जो हैं उनको इंडिपेंडेंस दी जाए। किस सेंस में इंडिपेंडेंस दी जाए? इसके लिए ये वर्ड बहुत कॉमन हुआ, इसको कहते हैं सॉवरन। आज हमारी कंट्री के प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड है। तो इसका मतलब क्या होता है? सॉवरन का मतलब क्या होता है? that in which a country, sovereign country वो होती है in which the country is independent to take any decision, ठीक है। या फिर इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द अफेयर्स, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स ने क्या डिमांड किया कि इंडियंस को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे रूल फॉरेनर है,
लेकिन जब तक फॉरेन रूल है तब तक इंडिया में अगर इंडियंस रह रहे हैं, फॉरेनर्स भी रह रहे हैं, तो इंडियंस शुड बी गिवन पावर टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, ताकि इंडियंस को भी लगे कि अगर हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं तो उनकी भी कोई यहाँ पे वैल्यू है। क्लियर? सो देन द डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s और 1880s। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे लोगों में अपनी इंडिपेंडेंस या लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, धीरे धीरे लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होते गए, और यही यूनाइटेड जो फीलिंग है, ये फीलिंग जो है वो आगे जाकर नेशनल मूवमेंट में बहुत काम आई। ठीक है? द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड एंड द आर्म्स, इसमें कुछ एक्ट्स आपने याद रखने, जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है, जिन एक्ट के कारण ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, और इंडियंस जब एक्सप्लॉइट हुए तो उनके माइंड में ये आया कि अगर ये हमारी अपनी गवर्नमेंट होती तो बहुत अच्छा होता। कौन कौन से ऐसे एक्ट थे जिनके कारण ब्रिटिश इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया गया? नंबर 1, आर्म्स एक्ट। ये जो आर्म्स एक्ट था ये 1878 में पास किया। आर्म्स एक्ट 1878। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट बनाया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। मैं आपको भी बताती हूँ क्या मतलब है इसका। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यानी कि एक ऐसा एक्ट जिसमें फ्रीडम टू प्रेस जो है, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ले ली गई थी। लोग, पीपल कांट क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है? इसके अलावा एक और बिल, इल्बर्ट बिल, कंट्रोवर्सी, ये हम पढ़ेंगे क्या थे ये। आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, कंट्रोवर्सी क्या थी, और वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था। ठीक है? सबसे पहले आर्म्स एक्ट 1878। क्या था ये आर्म्स एक्ट? आर्म्स मींस वेपन। तो आर्म्स एक्ट हमारी कंट्री में पास किया गया। किसने पास किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। एंड इसमें क्या कहा गया? टू डिसअलाउ इंडियंस टू कीप वेपन्स, यानी कि इंडियंस जो है वो अपने पास वेपन नहीं रख सकते। और ये आर्म्स एक्ट बनाने का मोटिव क्या था कि इंडियंस किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी ना करें, और किसी भी तरह से पुलिस के ऊपर या किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर अटैक ना किया जाए। यानी कि इंडियंस जो है वो किसी भी तरह से वेपन जो है वो अपने पास नहीं रख सकते। अगेन आई एम रिपीटिंग, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 एंड दिस अलाउड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। आर्म्स मींस वेपन्स। देन इन द, अब ये देखो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, इंडियंस और ब्रिटिशर्स जो हैं उनको डिफरेंशिएट कर दिया कि ब्रिटिशर्स कैन कीप वेपन, वो रख सकते हैं, लेकिन इंडियंस नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इंडियन रखेंगे तो वो हो सकता है ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करें, और उन्होंने इंडियंस की इस पावर को जो है वो स्नब कर दिया। देन सेकेंड था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, वर्नैकुलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि उस टाइम पीरियड में न्यूज़पेपर जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। अब न्यूज़पेपर में कुछ भी गलत होता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया गया था, वो ये सारा पढ़ते थे ताकि इंडियंस कुछ भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना लिखें। लेकिन उस टाइम पर में ब्रिटिशर्स जो है वो कितनी लैंग्वेज सीखेंगे? हमारे इंडिया में तो बहुत सी लैंग्वेजेस थी, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या एक एक्ट पास किया कि वर्नैकुलर यानी कि इवन रीजनल न्यूज़पेपर जितने भी हैं, अगर उनमें भी किसी भी लैंग्वेज में अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ होगी तो उस पर्सन की प्रेस बंद हो जाएगी, या उस पर्सन का जो राइट टू, जो भी उनके पास उनका जो दिया गया है, उनको कंट्रोल दिया गया है, आर्टिकल्स लिखने का जो राइट है, बुक्स लिखने के लिए, न्यूज़पेपर देखने के लिए, कुछ भी है, तो वो प्रेस उनसे वापस ले ली जाएगी। मींस लोगों की पावर को जो है वो कंट्रोल करती। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इन द सेम ईयर, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि उनका मुंह बंद करवा दिया जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। एंड दिस एक्ट अलाउ द गवर्नमेंट टू कॉन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स,
यानी कि इस एक्ट ने गवर्नमेंट को एक और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और राइट दे दिया कि वो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी की भी प्रेस को कभी भी अटैक करके ले सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन रीजनल लैंग्वेजेस में भी ब्रिटिश अगेंस्ट के कुछ भी नहीं लिख पाएगा। हिंदी इंग्लिश तो चलो अलग बात है, लेकिन वर्नाकुलर का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस में भी नहीं लिख पाएंगे, किसी बुक में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी कंट्री में इन दोनों एक्ट्स के कारण काफी हद तक ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को स्नब कर दिया कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट किसी भी तरह से कोई भी ना अटैक कर सके ना ही आवाज उठा सके। फिर एक और जो है वो कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है एक बिल के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा, जिसमें कहते हैं कि इंडियंस के मन में डिसकंटेंटमेंट थी, इंडियंस बहुत गुस्सा थे, और ये जो बिल था इसका नाम क्या है, इल्बर्ट बिल। क्या था ये इल्बर्ट बिल? In 1883, there was a can say debate or discussion over the attempt by government to introduce Ilbert Bill. गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया, इसको कहते हैं इल्बर्ट बिल। अल्टीमेटली इस बिल का मोटिव क्या था? जब भी इंडिया में कोई भी केस, कोर्ट केस होगा, उनका जो जज है, ठीक है, यानी कि सपोज अगर कोई पर्सन ब्रिटिशर है, यानी कि वो ब्रिटिशर जो है उसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगाया गया है, ठीक है, उसको जस्ट हम ये कह सकते हैं उसको दोषी पाया गया है, कोई ब्रिटिशर है ना, तो उसको ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है जो जज, जज कोई भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है, मतलब ब्रिटिशर भी हो सकता है। तो ये इल्बर्ट बिल एक तरह से प्रपोजल था, शुरू में तो ये पॉजिटिव था, इसकी बेस्ट मतलब जो है मतलब पावर क्या थी, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस। इसका मतलब क्या है कि इस इल्बर्ट बिल ने एक, जिसे हम कहते हैं कि इंडियंस और यूरोपियंस के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, सपोज अगर कोई ब्रिटिशर जो है वो दोषी पाया जाता है तो उसको पनिश करने के लिए इंडियन जज जो है उसको अपॉइंट कर सकते। कहने को तो ये इक्वालिटी लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको अपोज किया गया। अब मुझे ये बताओ कौन, किसने इसको अपोज किया और क्यों किया? और जिन्होंने इनको अपोज किया तो उन्होंने क्या रीजन बताया? और बाद में इंडियंस को फिर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब आया होगा कि ये अल्टीमेटली ये ठीक है, इंडियंस को लगा ये ठीक है, लेकिन सम पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। हु वर नॉट सेटिस्फाइड? टेल मी, खुद सोचो कि इससे किनका जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डाउन होगी, मतलब कौन इसको अपोज कर सकते हैं? सपोज हम करेंगे या ब्रिटिशर्स करेंगे? तो जस्ट एक वैसे देखो कि यूरोपियन, एक यूरोपियन है, एक ब्रिटिशर है, अगर उससे कोई भी गलती होती है, उससे कुछ भी गलत किया है, तो कि इंडियन जज उसको पेनलाइज करे, पनिशमेंट दे सकता है। तो ये था इल्बर्ट बिल। आपके लिए तो हम तो कहेंगे ये पॉजिटिव, लेकिन कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि किसने इसको अपोज किया होगा, क्यों अपोज किया होगा। हाँ जी, टेल मी, हरी अप। हाँ जी प्रबल, वेरी गुड, यस। Ma'am, Britishers were opposing because their standard was getting low. यस, वेरी गुड। ब्रिटिशर्स अपोज दिस इल्बर्ट बिल क्योंकि उनको ये लगा कि एक ब्रिटिशर को एक इंडियन ट्रायल करेगा, हम तो इंडियंस को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडियंस को हमने कॉलोनाइज किया हुआ, तो हाउ एक इंडियन कैसे हमें ट्रायल कर सकता है? यानी कि यूरोपियन जो है, अगर यूरोपियन कोई गलती करता है तो उसको इंडियन जो है वो कैसे पेनलाइज करेगा? सो ये कंट्रोवर्सी थी इल्बर्ट बिल। दिस वाज कॉल्ड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, दैट मैनी यूरोपियंस that they were not satisfied with this and they opposed। opposition का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट को इस चीज के लिए फोर्स किया कि इल्बर्ट बिल जो है उसको पास ना किया जाए, इसको विड्रॉ कर दिया जाए। विड्रॉ का मतलब वापस ले लिया जाए। इंडियंस वर एनरेज। जब इंडियंस को इस चीज का पता लगा तो इंडियंस को गुस्सा आया कि ऐसा क्यों, ऐसे तो फिर ये तो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक इंडियन गलती करता है तो एक ब्रिटिश जज हो सकता है, लेकिन अगर एक ब्रिटिश गलती करता है तो इंडियन जज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि कंट्री में फिर क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक तो वैसे ही आर्म्स एक्ट पास हुआ जिससे कि इंडियंस की पावर जो है वेपन रखने की पावर दे दी गई। देन वर्नैकुलर की इंडियन अपनी लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर में कुछ भी ब्रिटिश अगेंस्ट नहीं लिख सकते। देन थर्ड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है कि अगर ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट केस जो है वो यूरोपियंस और इंडियंस के लिए जो रूल्स थे, जुडिशरी के जो रूल्स थे वो इक्वल नहीं थे।
और अगर बिल बना भी, इल्बर्ट बिल बना भी, तो उसको ब्रिटिशर्स ने ही नहीं पास होने दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इसको विड्रॉ कर दिया जाए, ताकि कोई भी इंडियन जज जो है वो यूरोपियंस को ट्रायल या पैनलाइज ना करे। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातों के कारण हमारी कंट्री में इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं बहुत बढ़ते गए, और धीरे 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 इंडियंस का फॉरेन रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन से जो फेथ था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। उनको ये लगा कि जो फॉरेन रूल है ये उनका अपना नहीं है, इसलिए वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हर अनजस्ट रूल्स बिना सोचे समझे पास किए जा रहे हैं, जिससे कि इंडियंस को अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में नजर। तो यही रीजन है कि धीरे धीरे उनके माइंड में एमरजेंस का मतलब होता है कौन सी फीलिंग आई, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और धीरे धीरे यही जो है वो नेशनल मूवमेंट की तरफ उनका जो है वो एक रास्ता तैयार हो रहा है। द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये सारे एक्ट धीरे 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 वर्नैकुलर एक्ट आया, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई, तो धीरे धीरे ना लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो था एक फेथ खत्म होता जा रहा था, और लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे। तो लंदन से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम तो इंडियंस का फेथ खो देंगे, और इंडियंस जो है वो स्ट्राइक्स ना करें, ऑपोजिशन ना करें, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन या उनके लॉज के सामने कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कोई लॉन्च ना करें। तो इसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीसफुली अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को कहती। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब क्या चाहते थे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, मतलब लोग अपनी बात खुद ना आके कहें बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर पीसफुल मैनर से अपनी प्रॉब्लम्स बोलें। प्रेयर, जैसे हम कहते हैं ना कि हम जब प्रेयर करते हैं हम पीसफुल, हम कुछ भी अगर हमने कोई हमारी बात है तो हम उसको आराम से उनको बताएं और एजिटेशंस ना करें, स्ट्राइक्स ना करें, दंगे फसाद ना करें, इस तरह से। ठीक है, तो द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। अब यानी कि ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि हमें एक ऐसे एजुकेटेड इंडियंस की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से हमारे तक पहुंचाए। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो थी उसके बाद जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया बच्चे, एक एसोसिएशन बनी। शुरू में एक एसोसिएशन, क्या नाम था इसका, INC। और इस तरह से हमारी कंट्री में ये कौन, बाद में तो ये पार्टी बन गई, लेकिन पहले ये क्या थी, एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? ये बनी कब, दिसंबर 1885, दिसंबर 1885। क्लियर? इसको बनाने का मेन मोटिव क्या था, बहुत इजी मोटिव था ब्रिटिशर्स का कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एसोसिएशन हो जिसमें वो एजुकेटेड लोग हो जो लोगों की प्रॉब्लम्स को पीसफुली हमारे तक लेकर आए, और लोग कोई भी डिबेट और डिस्कशन या रैलीज या एजिटेशंस या ब्रिटिशर्स को अटैक ना करें, है ना। और स्टार्टिंग में इसके कितने मेंबर थे, 72। स्टार्टिंग में इसके इस एसोसिएशन में कितने मेंबर्स थे, 72। और ये जो 72 थे ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जो है वो एरियाज को कवर करते थे, ताकि हर तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स पहले INC में बताएं, फिर INC अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए। और फर्स्ट मीटिंग इनकी कहाँ पे हुई, बॉम्बे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC, सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी इनकी कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में हुई। ठीक है, तो अब शुरू में इनके लीडर्स कौन से मेंबर्स थे जो INC के फाउंडर मेंबर का मतलब होता है कि जब INC बनी तो इनके मेंबर कौन थे। तो आपको याद रखना है इनके मेंबर्स कौन थे। अर्ली लीडरशिप का मतलब स्टार्टिंग में इसके मेंबर्स कौन थे, दादा भाई नौरोजी, आपको बच्चे इनके नाम याद होने चाहिए। देन फिरोज शाह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, जो INC के फाउंडर मेंबर थे, जब INC बनी तब इसके मेंबर। बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, एंड S सुब्रमण्यन अय्यर। तो ये जो थे ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो इनके फाउंडर मेंबर थे। ठीक है, एंड बेसिकली मतलब ये जो थे ये एक हम कहते हैं कि इनके मतलब मन में स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे।
तो ये जो भी इनकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी इंडियंस की डिमांड्स होती थी, ये पीसफुली अपनी डिमांड्स जो है वो आगे रेफर करते थे। और इस आईएनसी को बनाने का मतलब मेन क्रेडिट किसको जाता है? इन्होंने ये सोचा था, उनका नाम क्या है? AOU। मिस्टर AOU, ये एक ब्रिटिश रिटायर्ड जिसे कहते हैं ऑफिसर थे, ठीक है, और उन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का एफर्ट किया। AOU इनके मेन जो फाउंडर माने जाते हैं मिस्टर AOU, ये ब्रिटिशर्स। तो ये आपको आईएनसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। लेटर ऑन तो अब ये हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसको सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। शुरू शुरू में ये जस्ट एक एसोसिएशन थी, बाद में यही क्या बन गई? पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी। यही क्या बन गई? कांग्रेस पार्टी। क्लियर? और इनके इंपॉर्टेंट मेंबर्स के जो नेम है वो आपने याद रखने कि कौन थे इसके मेंबर्स स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये था हमारी एक जर्नी, यानी कि 1870। उसके बाद हम कहाँ तक अभी हमने किया है? 1885 तक कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। यानी कि अब अगर इंडियंस को कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी तो ये लीडर्स उनकी प्रॉब्लम्स को एक लेटर्स लिखते थे डिमांड्स की फॉर्म में। पेटिशन का मतलब होता है रिटर्न रिक्वेस्ट, लेकर ब्रिटिशर्स के पास जाते थे और ब्रिटिशर्स इनकी डिमांड्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है वो इनके साथ डिबेट और डिस्कशन जो भी होता था वो करते थे। स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे ऐसे शुरू हुआ, लेकिन लेटर ऑन जो है रिलेशन बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वर नॉट साउंड। शुरू में तो ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जब इंडियंस को ये लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इन्हीं लीडर्स जो थे उनके रिलेशंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ साउंड नहीं है। क्लियर? और बाद में यही इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर्स जो थे उनके रिलेशंस ब्रिटिशर्स के साथ दिन ब दिन जो है वो चेंज होते रहे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज हुआ ये। अ नेशन इन द मेकिंग। नेशन मेकिंग मतलब क्या होता है कि कैसे हमारी कंट्री नेशन बना। अभी तक हमारी कंट्री नेशन नहीं था, अभी तक भी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा था, लोग मिलकर जो है वो स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, हर एक के अपने अपने व्यूज थे। तो अभी तक भी हमारी कंट्री नेशन नहीं थी 1885 तक। तो कैसे नेशन बनी? तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन, कैसे इनकी डिमांड्स और आगे ये पार्टी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। इन्हीं की आइडियोलॉजी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड का मतलब क्या होता है? एक ही एसोसिएशन में कुछ मेंबर जो थे उनकी आइडियोलॉजी बाकी मेंबर से अलग हो गई और धीरे धीरे उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, और किस तरह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चे आपको कुछ भी क्लियर, कोई वर्ड क्लियर नहीं है, और यू वांट टू explain again if any doubt? If any word is not clear or any line or any kind of point is not clear. ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन बिल्डिंग के लिए इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस पार्टी, है ना, कैसे। इट हैज ऑफन बीन सेड दैट कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वाज मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि बहुत दे बिलीव इन पीस, पीसफुल मैनर्स। ये माना जाता है कि शुरू में कांग्रेस पार्टी बहुत पीसफुल मैनर्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स के पास लेकर जाते हैं। Time is over, and tomorrow I will continue the same chapter. Clear? If any doubt is there, read the chapter, then we will discuss if any problem will be there. Okay? Thank you, Tanushka. Thanks, Avni. Vani, yes, going to end button.